Hello everyone, myself Saurabh Sharma, PGT Accountancy in RN Senior Secondary School, Araspura. So today in this video we'll discuss about the chapter number 2 of Business Studies. Business Studies chapter number 2 that is called Principles of Management. अब सबसे पहले ये बात याद रखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेटेज है दैट इज कॉल्ड 5 मार्क्स, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स एग्जाम पता ही है सबको, पहले हम वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो याद रखिए कि बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। अगर 5 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है इट मीन्स यहाँ से लॉन्ग नहीं आने वाला। ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि लॉन्ग हमारा वेटेज या तो 8 मार्क्स है सीबीएसई की बात करें, अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो 6 मार्क्स का वेटेज है, लॉन्ग का वेटेज आता है। तो इसीलिए इसमें से लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। लॉन्ग आंसर नहीं आएगा तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन को जो क्योंकि मैंने बताया था कि बिजनेस स्टडीज के में टाइम मैनेजमेंट मेन चीज है। देखो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी 5 मार्क्स, तो इसको आप लॉन्ग आंसर तो लेके मत जाइए। इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लर्न करते हैं, जिसका आप अच्छा पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का जो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बनाइए कि आप उसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाइए अपनी, कि आप इसमें शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर आप प्रिपेयर करें, लॉन्ग आंसर के लिए मत जाइए इसमें से। ओके, वन थिंग क्लियर। तो नंबर 2 कि 5 मार्क्स वेटेज है तो 6 नंबर के लिए नहीं जाना आपको, मतलब आपको लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इट मीन्स आपको सिर्फ 4 या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 4 2 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से, आपको 6 नंबर के लिए नहीं जाना है। सबसे पहला पॉइंट यही चैप्टर शुरू करने से पहले। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या चैप्टर ये, तो सब शुरू करते हैं इसके हेडिंग से। प्रिंसिपल्स का मतलब, अब बड़े सारे बच्चे पहले लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है तो सेम प्रोनाउंसिएशन, बट इसमें लिखने में एक PAL लास्ट वर्ड PAL दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्कूल, एंड दैट PLES प्रिंसिपल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। मैनेजमेंट का मीनिंग हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से किस तरह से आप काम करवाते हैं, वो जो कला आपके अंदर होती है दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। मतलब मैनेज द मैन टेक्टफुली। ओके, उस पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आज देखने कि उस मैनेजमेंट को करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं मैनेजमेंट को करने, मैनेजमेंट को चलाने के लिए, मैनेजमेंट के काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने, देख लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका मीनिंग और इसके नेचर एंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। देन मेन टॉपिक हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कुछ बुक्स में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड टेलर, वो भी दे रखा है, ठीक है। तो कुछ 4 से 5 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आगे। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैं पिक कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। पहला टॉपिक यही है और मीनिंग ये समझाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग याद रखें कि जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे दैट किसी ने वो बनाए होंगे, उन किसी ने जो व्यक्ति ने बनाए हैं उसी के रूल्स को हम देख के आगे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, हमें कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं कि हम किस तरह से कोई काम करें, या कुछ ट्रुथ है, फैक्ट है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि भाई आप ऐसे काम करें तो इसका आपका ये रिजल्ट आएगा। कुछ मतलब आपको कुछ एक तरह से कुछ रूल समझा दिए गए हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं, हम एक गेम खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता है कि एक व्यक्ति जो बॉलिंग करवा रहा है वो 6 बॉल डालेगा, ठीक है। उसको एक टाइम के लिए 6 बॉल ही डालनी है, उसके बाद बॉल चेंज हो जाएगा। क्यों? एक्चुअली क्या बनाया गया, एक रूल बनाया गया। सेम वैसे ही मैनेजमेंट के काम को करने के लिए कुछ क्या बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब ये रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं और कोई भी मैनेजमेंट आप चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो वहां आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब जरूरी करना ही पड़ेगा, ये भी क्लियर कर दूं। अगर आप करते हैं तो बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा डिसीजन आपका होगा आपका, लेकिन जरूरी नहीं है कि करें ही करें, बट अगर आप करते हैं तो आप एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए बाकी लोग से जिन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। इसीलिए मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से हम अपना काम बढ़िया कर सकते हैं। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि कल को बिजनेस करें तभी काम होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने लगेगा भाई हाँ भाई हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए और हमारी लाइफ में ऐसा करें तो हम अच्छा वर्क भी कर सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके,
तो मीनिंग हो गया। अब नेचर के पॉइंट्स में ये बोलता है कि इसमें बताया जाएगा कि आपको कि क्या कैसे आप काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्या रूल्स हैं और रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, उन रूल्स के क्या फायदे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। ओके, सो ये आप रीड करिएगा। सो सेकंड टॉपिक, अच्छा इस टॉपिक को करवाने से पहले दो बात याद रखें कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए किसने भाई, आप थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन है किसने भाई, कौन व्यक्ति था वो, इसके दो व्यक्तियों को क्रेडिट जाता है। वो बहुत सारे व्यक्ति हैं बट दो मेन व्यक्तियों को इसका क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट का। नंबर वन इज कॉल्ड हेनरी फ्योल। व्हाट इज द नेम? हेनरी फ्योल, फर्स्ट पर्सन। एंड नंबर टू एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर, एफ स्टैंड्स फॉर फेडरिक, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंस्लो एंड एफ टी फॉर टेलर। तो फेडरिक विंस्लो टेलर नंबर वन। नंबर फर्स्ट नंबर पे कौन था? हेनरी फ्योल। नंबर टू पे कौन था? एफ डब्ल्यू टेलर। अब इन दोनों का नंबर वन नंबर टू क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली आपको ये माइंड में पहले से इमेज क्लियर करनी है कि सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया था मैनेजमेंट का वो किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और फिर उसको क्रिटिसाइज करके, मतलब उसमें कुछ कमी पेशी निकाल के जा अपना कुछ नया कॉन्सेप्ट किसने दिया? एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमने कि मैनेजमेंट के दो कंसेप्ट थे, एक था ट्रेडिशनल, एक था मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट का क्या बोलता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप किस तरह से दूसरे से काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बट मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है कि मैनेजमेंट में किस तरह से दूसरे से काम करवाते हैं, ओके, बट वो काम टाइमली और काम में कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सेम यहीं पर कि जो हेनरी फ्योल ने कहा कि काम कैसे करवाया जाए, मेन चीजें क्या होती हैं, हेनरी फ्योल आके बता के चले गए। तो दैट इज कॉल्ड द हेनरी फ्योल, मतलब ट्रेडिशनल कंसेप्ट हो गया। लेकिन उसके बाद आए टेलर। टेलर ने कहा नहीं जी काम तो करना है बट काम में क्या नहीं होनी चाहिए? वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और सारा काम साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, मतलब बाय यूजिंग साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए हमें अपना काम करना है। तो वो कंसेप्ट कौन देगी? हमारे मॉडर्न कंसेप्ट एफ डब्ल्यू टेलर। फुल फॉर्म क्या है फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, बड़े कम बुक्स में इनके फुल फॉर्म लिखा रखा है। ओके, तो हेनरी फ्यूल का जो इंट्रोडक्शन रहेगा तो आप बोलेंगे उसको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखिए। हु इज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट? जर्नल मैनेजमेंट का फादर किसको कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। ओके, तो दूसरा जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोल देता है? एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फ्यूल क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ठीक है, बट आपको कोई पूछे तो पहले कंसेप्ट किसने दिया तो आपने कहना है हेनरी फ्यूल ने। नंबर टू पे किसने दिया? फेडरिक विंस्लो टेलर। शॉर्ट में क्या रखें? एफ डब्ल्यू टेलर। जिनको भूल जाए याद रखें, क्रिकेट के बड़े फेमस प्लेयर न्यूजीलैंड का रॉस टेलर। तो रॉस टेलर भाई आपके यहां पर आ गए। ओके, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के बारे में। ठीक है, बताता हूं आपको, उसके बाद बताया मैंने आपको। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने? अभी बात आ गई, रॉस टेलर। मतलब रॉस टेलर नहीं लिख देना कहीं, एफ डब्ल्यू टेलर। उनका मीनिंग, उनके प्रिंसिपल्स, और पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स दी थी उन्होंने हमें कि किन टेक्निक्स को यूज करके हम कर सकते हैं काम। अब एक बात और बताएं कि जैसे यहाँ पर एक कमेंट बनेगा कि जब साइंस वाला लगता है कि हमें ग्रेविटेशनल लॉ दिया किसी ने, इसाक न्यूटन ने। ओके, वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, और कुछ लॉज को प्रूव किया गया। ठीक है, और वो लॉ एक्चुअली में काम करते हैं। वो जो लॉ की जो परिभाषा जो कॉमर्स में आ रही है वो कुछ इन व्यक्तियों को भी कंट्रीब्यूशन जाता है। इनको आता है हेनरी फ्यूल और एफ डब्ल्यू टेलर को। इन्होंने एक्चुअली वो काम किए, वो एक्सपेरिमेंट्स करे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये जो पॉइंट्स उन्होंने आप बनाए हैं वो बताएं आपको, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रूव किया गया, देन अप्लाई टू द मैनेजमेंट। तो इसलिए कॉमर्स में अब साइंस की एंट्री भी आस्ता आस्ता होने लगी है। तो आप ये भी कह सकते हो, आपको बोलना फादर, जो फादर ये सारे साइंस में होते हैं, बोल नहीं जी कॉमर्स में भी होते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कौन? हेनरी फ्यूल। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस देगा साइंस फॉर्म से टक्कर लेने में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं फिर से ये कहूंगा कि बच्चे हम तो ऐसे मजाक वगैरह करते रहते हैं कि साइंस ये है, लेकिन नहीं, बहुत दोनों स्ट्रीम्स बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि साइंस वाला अच्छा नहीं, बहुत दोनों स्ट्रीम अच्छे हैं। आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो कोई किसी भी स्ट्रीम को गलत कहना हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्ट बनाने के लिए आपसे हंसी मजाक के दौरान में हम ये बात करते हैं। ओके, चलिए, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। एक्चुअली अगर पूरा चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा एक ही वीडियो में तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो शॉर्ट वीडियो है। तो आप याद रखें कि आज के इस टॉपिक में सिर्फ डिस्कस करने जा रहा हूं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स कौन से दिए हैं वो आपको इसमें देखना है। ठीक है, ये उसकी 14 प्रिंसिपल की लिस्ट है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक पे अवेलेबल होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके बाद में नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स गिवन है। ये 14 प्रिंसिपल जो चेंज नहीं कर सकते, मैंने बताया ना,
कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो ये एक एमसीक्यू होता है, हु गिव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड हेनरी फ्योल। ओके, तो ये फ्योल जो व्यक्ति है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको याद रखें आप, फ्योल व्यक्ति याद रखें। अभी ये हेनरी फ्योल, कुछ वर्ड आपने पहली बार सुना है, बट एक वर्ड आपने पहले सुना होगा तो उसे याद रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी मेरे ख्याल से एक मार्क हेनरी रेसलर है, जो प्लेयर है, तो उसके बाद फोर्ड कंपनी है हमारी, टाटा मोटर्स की, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है हमारी। तो हेनरी फोर्ड, हेनरी फ्योल थोड़ा सा याद रख सकते हैं, थोड़ा लिंक रहेगा आपको। ठीक है, तो फ्योल के प्रिंसिपल्स हमें जो 14 दिए गए हैं, आज हमने उस वीडियो में स्पेशली फोकस हमारा इन प्रिंसिपल्स पर रहेगा। ओके, तो मैंने कहा जैसे ही कि लॉन्ग आंसर आएगा नहीं, तो इसलिए सारे प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन याद रखना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब प्रिंसिपल्स का मैं थोड़ा पढ़ लीजिए कि अगर कोई शॉर्ट में कोई सिंगल भी पूछे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर हम भी सारे अपने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। मैं सारे प्रिंसिपल के नाम पढ़ देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, रेमोल्यूशन ऑफ पर्सोनल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबसे लंबा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेंटेंस वाला, सबसे बड़ा वर्ड वाला जो प्रिंसिपल है वो कौन सा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लेकिन इजी बहुत है, मुश्किल नहीं है, बताइएगा। ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स भी आगे, इनिशिएटिव्स, एंड लास्ट इज स्पिरिट डी क्रॉप्स। ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं जो किसने दिए थे आपको? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कौन है भाई? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। जिस व्यक्ति ने पहली बार मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया उसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। क्या नाम है व्यक्ति का? हेनरी फ्योल। ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहले समझते हैं क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, डिवीजन वर्ड मतलब है डिवाइड कर देना। ओके, डिवीजन वर्ड समझ रहे, मैथमेटिकल वर्ड है डिवीजन, डिवाइड को बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, जिस नाम से समझ आ रहा है भाई, अब देखो फोकस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड कर देना। हेनरी फ्योल का मानना था कि हम जब भी कोई भी काम मैनेजमेंट के अंदर करते हैं तो अगर हम सारे काम को टुकड़ों में डिवाइड कर दें, पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टास्क को डिवाइड कर दें कुछ पार्ट्स में, तो उससे क्या होगा? एक तो काम जल्दी होगा और दूसरा काम में इफेक्टिवनेस आएगी, मतलब काम बढ़िया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आपको एक टीचर ने कहा कि भाई आपको आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओहो बहुत मुश्किल काम हो गया, बहुत बड़ा पड़ गया आपको। अब फिर टीचर थोड़ी देर में कहा ऐसा करें आप रोज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बताइए कौन सी टेक्निक बेटर है? रोज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने बेटर है, एक दिन 50 करने बेटर है? ऑब्वियस आंसर, रोज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने बेटर है। उससे आपकी तैयारी थोड़ी होगी, एक दिन 50 कर देंगे तैयारी नहीं होगी, वो तो आप काम खत्म करने के लिए लग जाएंगे। सेम हेनरी फ्योल ने पहले बोलेगा कि जब भी आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो सारे काम को इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए ताकि किसी व्यक्ति को बर्डन ना आए। अगर आपको 50 क्वेश्चन एक दिन में करने को बर्डन आ जाएगा तो आप उसको इंटरेस्ट से नहीं सिर्फ काम खत्म करने लग जाएंगे, इंटरेस्ट से नहीं होगा। हाँ, 5 क्वेश्चन होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा। ठीक है, जैसे अगर इस वीडियो को मैं 1-1.5 घंटे चला जाऊं तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, कोई भी जब आप काम करते हो उसको डिवाइड कर दीजिए। उस काम को डिवाइड करने से क्या होगा? काम आप बढ़िया से कर पाएंगे और काम में क्या बनेगा? आपका इंटरेस्ट बनेगा। सो दैट इज द प्रिंसिपल नंबर 1 गिवन बाय द हेनरी फ्योल। और देखो क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। आप रियल लाइफ में भी देखें कि अगर हम ऐसा करें, कोई भी काम जिसको डिवाइड कर दें तो काम वो हमारा आसानी से हो जाता है, इजिली वो काम हम पूरा कर देते हैं। ओके, देन नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है आपके पास परमिशन रहनी चाहिए, ऑर्डर की अथॉरिटी एनजीबी में काम कर सकता हूं। एंड नंबर 2 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल बोलता है कि कोई भी मैनेजर जो कंपनी में काम कर रहा है उसके पास थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? किसी काम करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास अथॉरिटी है, पावर है किसी काम करने की, तो साथ में क्या मिलनी चाहिए? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बाइक दे दी, अथॉरिटी दे दी कि भाई आप ना लेट हो जाते हैं स्कूल पहुंचने में, अगर आपको हम बाइक दी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब उन्होंने क्या दे दिया? आपको अथॉरिटी दे दी कि आप बाइक लेके जाया करें, स्कूटी लेके आप जाया करें। ओके जी, अथॉरिटी मिल गई। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एज ए मैनेजर या एज ए वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्कूल से सीधा, घर से सीधा स्कूल और स्कूल से ट्यूशन वगैरह पढ़ के सीधा कहाँ चल जाए? घर। ये नहीं कि बाजार में घूमते रहे, नहीं, मैनेजमेंट वहां फेल हो जाएगी आपकी। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है? अगर आपको किसी चीज की क्या दी गई है? अथॉरिटी,
तो आपकी कुछ साथ में क्या बन जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इट मीन्स टू से कि अथॉरिटी के साथ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो व्यक्ति इन काम पे चलता है वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड का प्रिंसिपल ये भी देखकर रियल लाइफ में काम करेगा कि भाई अथॉरिटी के साथ क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, देन डिसिप्लिन। अब जब इनको रीडिंग करेंगे अपनी बुक से, अपने टेक्स्ट मटेरियल से रीडिंग करेंगे तो हो आपको एग्जांपल अपने माइंड में चलेगा। किसी ने एग्जांपल दिया था, आपको अच्छे से वो चीज समझ आ जाएगी। ओके, देन इज डिसिप्लिन। ये तो हम सबको पता है, डिसिप्लिन मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। कि जो भी किसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल अलग होने के कारण मतलब ये नहीं है कि आप उनको फॉलो ही ना करें, नहीं, आप जिस भी जगह में जाएं वहां के जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और वैसे उनको फॉलो करने से क्या होगा, एक तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे, प्लस आपके साथ जो भी आप काम करेंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे। तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्वियस समझ लग जाएगा। नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दो वर्ड को सेम लग रहे हैं, दोनों एक लेके चलूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले समझते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब कमांड मतलब आ गया कि कुछ बोलने वाला व्यक्ति है ना, कुछ बता रहा है आपको, कमांड दे रहा है। तो उसको इस तरह याद रखें कि हेनरी फोर्ड का मानना था कि हर व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि एक ही व्यक्ति से आप काम लें और एक ही व्यक्ति को आप रिप्लाई करें, इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कोई होमवर्क दे दिया, जब टास्क दिया आपको, आप टास्क फिनिश करने के बाद आपको पता नहीं कि रिप्लाई किसको करना है, तो क्या वो सही मैनेजमेंट है? नहीं, मिस होएगा। हाँ, मैंने टास्क दिया तो ऑब्वियसली रिप्लाई भी किसको करना है, आपको, मुझे करना है। हनी फोल ने कहा कि याद रखें मैनेजमेंट के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति टास्क दे, एक ही व्यक्ति उस चीज का रिप्लाई भी ले, तो जाके मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर एक व्यक्ति ने काम दे पता नहीं रिप्लाई किसको करना, तो वो सारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपकी मिस मैनेजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या बोलता है, एक व्यक्ति से काम, एक ही व्यक्ति को वापस क्या करना, आपने रिप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन हो गया गाइड करने का तरीका। अब मैनेजमेंट के अंदर बड़े सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, सेल्स मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजर, बड़े सारे हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन से व्यक्ति काम करें। तो उसने कहा कि ये लिखा मैंने शॉर्ट में, वन हेड वन प्लान। कि क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए कि आप एक व्यक्ति को एक हेड के अंदर डाल दो जी। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए पैसों की बात आती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दो, कुछ लोगों को वही स्पेशली भैया आप यही काम करेंगे। ठीक है जी, सेल्स, कहीं बाहर सामान बेचने जाना तो सेल्स को अलग कर दो। इससे क्या होगा कि किसी डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन नहीं होगी और सब अपना अपना काम बड़ी तरीके से कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये दोनों ये पॉइंट भी इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या आता है, एक हेड एक प्लान, और जो एक हेड ने एक प्लान बता दिया और सब लोग उसके अंदर काम करेंगे और काम करने का सब उसको रिप्लाई कर देंगे, तो कौन सा पॉइंट बन जाएगा, वो यूनिटी ऑफ कमांड ही बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। ओके, देन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जरूरी नहीं है कि सारा काम ऑनर खुद ही करे, जब मैनेजर खुद ही करे, उसको कुछ काम अपने लो डिवीजन को देना चाहिए, मतलब लो लेवल के वर्कर्स को भी देना चाहिए। अब इसमें डिसीजन लेने की पावर्स भी बात करते हैं कि जब सारे डिसीजन मैनेजमेंट खुद ले रही है तो नीचे बोलना है हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हम किस लिए काम करें। बट मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कभी कभी बीच में जाकर पूछना चाहिए, सर अगर हम ये काम करें, आप काम करें, इस सही होगा गलत होगा, तो अगले बंदे को लगेगा हाँ भाई मेरी भी कुछ सुनता है बीच में। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दैट इज मेन कंसेप्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या होगा कि कंपनी में बोलता है कि एक ना बातचीत करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, कुछ ट्राइंगल शेप में समझाने की कोशिश कर, कुछ इस तरह से, ट्राइंगल नहीं, ठीक है, एक एंगल नहीं बन रहा, इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश करता है। तो स्केलर चेन का मतलब है कि जब आप एक व्यक्ति सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सॉरी एक व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट उनको आपस में बात करने की परमिशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग जहाँ बिजनेस में, जहाँ जिस एरिया में हम काम करते हैं, अगर वहाँ पर फैमिली जस्ट एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना हो तो हम अच्छी तरह से काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब अगर इस तरह से हो, जैसे सपोज करें कि एक व्यक्ति यहाँ है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है और एक व्यक्ति यहाँ पर वो परचेज डिपार्टमेंट में, और दोनों क्लर्क लेवल पे हैं, तो आपस में वो बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो कर भी सकते, डिस्कशन भी कर सकते हैं, तो दैट परमिशन इज कॉल्ड द स्केलर चेन। तो फ्यूल ने कहा कि जो सेम लेवल के पर्सन हो, चाहे अलग डिपार्टमेंट में हो, वो आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो वो डिस्कशन अथॉरिटी, उससे क्या होगा कि एक तो कंपनी के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, सब लोग मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा। ये नहीं कि आपने परचेज सेलों वाला अलग कर दिया, अब एक दूसरे बात ही ना करें, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अच्छा इन्वायरमेंट भी बना के रखना है। तो उस इन्वायरमेंट बनाने के चक्कर में एक पॉइंट क्रिएट किया गया, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। इससे क्या होगा कि आपस में सेम लेवल के लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा और कोई भी काम कंपनी देखो ना,
सेल वाला भी काम किसी के लिए कर रहा है, एक कंपनी कर रहा है, परचेज दूसरी कंपनी के लिए कर रहा है, तो सब लोग काम तो एक ही कंपनी के कर रहे हैं ना, बट क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। तो इसीलिए सब मिलकर ही काम करेंगे तो काम में क्या होगा, बड़े तरीके से अच्छा काम हम कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट हमारे अचीव होंगे, ऐसे कह सकते हैं। ओके, देन इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स। तो याद रखिए भाई, ये तो मेन पॉइंट है कि अगर आप किसी भी पर्सन को हायर कर रहे हैं तो उसको जो आप सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, जो भी आपने उसको अपॉइंटमेंट के टाइम बोला उसको मिलने भी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी सी दरार आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके वर्कर सेटिस्फाई नहीं होंगे, और वर्कर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपकी मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी। इसीलिए जो भी सैलरी वगैरह आपने पर्सन को कहा है अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसको मिलनी चाहिए, या जो उसकी सैलरी बनती है, जितना उसका हक बनता है उसको वो मिलना चाहिए। ये मैनेजर की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब अपने आप को लेकर चलिए, क्योंकि बिकॉज यू आर द फ्यूचर मैनेजर्स, आप सब मैनेजर्स हैं। ठीक है, आप कल को बिजनेस करेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे, किसी बिजनेस में एमबीए करके अच्छे से बिजनेस में जाएंगे, काम करेंगे, तो आप सबको स्किल्स डेवलप करनी है। आज से स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दीजिए कि आपके अंदर मैनेजरेबल स्किल आनी शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबसे मेन पॉइंट मेरे हिसाब से बोलता है कि हेनरी फील्ड ने कहा कि भाई याद रखें, सबऑर्डिनेशन हो गया बिल्कुल डाउन वैल्यू वर्कर्स को हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जनरल मतलब मेन कि सब लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए कि कंपनी में कोई भी काम हो रहा है सब लोगों की राय से होना चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट, बोलते हैं कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। क्यों, सब लोगों को लगे मेरी कंपनी है भाई, इस कंपनी का मैं हिस्सा हूं, क्योंकि मेरी बात यहाँ पर सुनी जाती है, मैं जो बोलता हूँ वो मेरी बात मानी जाती है, मेरी बात को सुनने वाला व्यक्ति है कोई, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। जैसे इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक व्यक्ति की पावर है, वो वोट कर सकता है, अपने मर्जी से पुलिस से सुनता है, सुन तो नहीं सकते, अलग बात आ गई। तो लेकिन बात करते हैं, ऑप्शन तो है ना कि हम अच्छा वोट करके एक व्यक्ति को अपॉइंट करें ना, एक सिस्टम अच्छा बना हुआ। तो इससे क्या है, हर व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये मेरी कंट्री, ये मेरा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री इसको बोलते हैं। तो सेम बोलता है कि आपको, हेनरी फील्ड ने कहने का मतलब है कि आप जब बिजनेस चला रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि इस तरह से बिजनेस किया जाए, इस बढ़िया तरीके से बिजनेस किया जाए कि हर एक व्यक्ति को लेके चला जाए, ताकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट बना रहे। क्लास में जो टीचर है, आइडियल टीचर वो है जो खाली फर्स्ट 4 बेंचेस को पढ़ाने वाला टीचर नहीं होता। टीचर वो है जो लास्ट बेंच से लेकर फर्स्ट बेंच उसकी पूरी नजर है, और जिसकी क्लास को फर्स्ट से लेकर लास्ट बेंच हर एक बच्चा एक्टिव पढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द टीचर। मानते हैं इस बात को ना? तो सेम लाइक दैट कि आप जब मैनेजर बनेंगे तो आपको सिर्फ मेन लोगों को कुछ नहीं करना है, हर एक व्यक्ति के साथ, लेबर वर्क के साथ भी काम करना है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो सब को साथ लेके चलेगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छे क्या बनेगी, हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी, और सोसाइटी अच्छी बनेगी, मैनेजमेंट अच्छी बनेगी, तो ऑब्वियसली अच्छे क्या आएंगे, हमारे रिजल्ट्स आएंगे। आप अपने स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, अगर आप बोलते हैं पीएचडी पढ़ेंगे, आसान है पीएचडी बंद कर लेंगे, तो वो बड़ी डिफिकल्टी दे जाएगी। इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अकाउंट चैप्टर छोड़ देते हैं तो वो डिफिकल्टी दे जाएगी। जब सारे चैप्टर, सारे सिलेबस को साथ साथ लेकर चलते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सर ऑर्डर ऑर्डर और कोर्ट ऑर्डर नहीं ना, ऑर्डर का मतलब है हमारा सीक्वेंस, सीरीज। होता है कि मैनेजमेंट के अंदर जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम जो है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक तरीके से काम होना चाहिए। एक तरीके से मतलब एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर की दुकान, मेडिकल शॉप। डॉक्टर की दुकान सिंपल से बोलते हैं, मेडिकल शॉप्स में कोई जाए तो मेडिकल शॉप में आप देखें कि जो मेडिसिन वहां रखी होती है ना, बड़ी सारी, वो एक बॉक्स में बड़े सारी होती है, और बड़े खतरनाक नाम होता है, उनको रीडिंग करना ही बड़ी डिफिकल्टी होती है। लेकिन जो वहां पर कुछ वर्कर होते हैं, थोड़ा डॉक्टर बोलता है, ऐसे कंपाउंडर इसको बोलते हैं, असिस्टेंट रखा होता उन्होंने, बोलता है ये लेके आओ, उसको शायद पूरा वर्ड ना बताओ और ये भी नहीं बताओ कि किसकी यूज है, लेकिन फिर जाएगा फटाफट लेकर आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? बहुत मुश्किल काम है ये तो, बट एक्चुअली क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सारी चीजें क्या होती है, प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर में रखी गई होती है। क्या पता उन्हें अल्फाबेटिकल रखी हो, क्या पता डिसीजन ऑर्डर रखी हो, बट उन्होंने एक तरीके से रखी होती है ताकि उसको ढूंढने में कोई भी दिक्कत उनको ना आए। मैनेजमेंट में ये बात अप्लाई होती है फाइल्स के जोर पे, काम करने के जोर पे, कि मैनेजमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से रखा जाए ताकि उनको जब जरूरत पड़े उनको उठा के बाहर ले आए, तब मिल भी जाए। ये नहीं रख दिया और जब जरूरत पड़े मिले नहीं वो चीज, तो वेस्टेज हो जाएगी हमारी। तो मैनेजमेंट में हर एक चीज क्या होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल दो जल्दी से, घर की किचन देख लीजिए। घर की किचन में सभी चीजें क्या होती हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में होती हैं, सीक्वेंस में होती हैं। कटोरियां एक जगह, गिलास एक जगह, प्लेट एक जगह। अगर सोचो एक मिनट के लिए आंखें बंद करके कि अगर सारी चीजें एक जगह हो, ढेर लगाओ, क्या बने? मिले कुछ ना, सही टाइम पे कुछ भी ना मिले आपको। इसलिए ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्विटी, इक्विटी मतलब हर व्यक्ति को प्रॉपरली अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में जो जो लोग जिस जिस लेवल पे काम कर रहे हैं सबकी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई नहीं छोटा नहीं। स्वीपर भी कंपनी के लिए जरूरी है, कंपनी के लिए मैनेजर भी जरूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो मतलब आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे कि इक्विटी क्या है। इक्वल, हर एक व्यक्ति एक है। क्लास में टीचर के लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा भी स्टूडेंट है, और
जिस बच्चे ने कम स्कोर किया वो भी क्या है, स्टूडेंट है। जब टीचर इस बात को समझ लेता है तो देन वो एक अच्छा टीचर कहला सकता है। कहने का मतलब यह है कि सब लोग एक हैं। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आगे पढ़ने वाले सब आपके क्या है, स्टूडेंट्स। तो आपके लिए कोई ऊपर कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है, वो सब आपके क्या है, स्टूडेंट। जब हम एक चीज समझ आए टीचर ये, तो देन वो क्या समझ किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, इक्विटी को फॉलो कर रहा है। इक्विटी मतलब इक्वल, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। वो था कि स्टेबिलिटी होता है स्थिरता, कि जब आप अपने मैनेजर्स में बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो व्यक्ति अगर आगे को स्टेबल करें। स्टेबल मतलब उसको रखें, ये नहीं आज एक आया निकाल दिया, दूसरा आया कल, ऐसे निकालते जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति गलती भी करता है कोई बात नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिखाइए उसको सिखाइए। वो एक बार गलती करे, 2 बार करे, सिखाइए, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा। इसलिए बार बार वर्कर्स को चेंज भी नहीं करना है। जिन वर्कर्स को आपने एक बार रख लिया उनके साथ कोशिश करो कि लॉन्ग टाइम तक वो आपके जुड़े रहें। इससे क्या होगा, एक तो आपके बिजनेस समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, और जो आप बोलोगे वो आपकी बात आसानी से समझ जाएंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो रेगुलर सुनते हैं, तो मेरी वीडियो वॉच करते हैं या मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किए, उनको मेरी लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। बट जो कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उनको तो दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दिक्कत? क्योंकि अभी वो न्यूली हैं। सेम जो पुराने हो गए उनको इशू नहीं है, भाई हाँ समझ आती है, सर कैसे समझाते हैं, मेरे तरीका पढ़ाने का क्या, उनको समझ है इस बात की, अच्छे तरीके से उस चीज को समझते हैं। बट जो लोग फ्रेशर जुड़ते हैं उनको टाइम लगेगा, आस्ता 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 करके वो ऊपर ही। सेम यहाँ पर अगर आप कंपनी में रोज एम्प्लॉयज चेंज करते जाएंगे तो वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। अगर ओल्ड एम्प्लॉयज रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा देर व्यक्ति रहेगा उससे वो आपकी रॉयल्टी बढ़ेगी। उसको लगे मेरी कंपनी में अच्छा काम करूंगा, ये करना चाहिए, इस तरह से उसका इंक्रीजमेंट बढ़ता जाएगा, कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ओके, देन इज इनिशिएटिव्स, नए नए काम करने चाहिए, नए नए आइडियाज लोगों से गेन करनी चाहिए। कोई अच्छा आइडिया उसको बोलो, बताओ हमें आइडिया, हम करेंगे ट्राई करके देखो, अगर लगता है आइडिया सबसे लो करना, आप खुद ही अपना ही, आप मैनेजर आप अपने ही मान के चलो, बट आइडिया तो सबसे लेना चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ नए नए आइडिया, और वर्कर्स को लगेगा भाई आइडिया दूं, कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे, इनोवेशन होगी। और इनोवेशन आज के जीवन सबसे मेन पॉइंट ही भाई इनोवेशन, बिजनेस इज कॉल्ड इनोवेशन। जो व्यक्ति इनोवेशन कर गया वो ऊपर चलेगा। फिलिप्स इनोवेशन यू टैगलाइन उसकी, कुछ ना कुछ हमेशा नहीं लेके जाएंगे, नई चीज लेकर आएंगे। कहीं भी आप देख लीजिए कुछ ना कुछ वो नया करते ही रहते हैं फिलिप्स कंपनी वाले। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज स्पिरिट डिक्रॉप्स। इसको हम याद रखते हैं टीम स्पिरिट। क्या रखते हैं? टीम स्पिरिट। बोलता है कि जब भी आप कंपनी में काम करें, आप मैनेजर हैं तो आपको हमेशा आई नहीं समझना। आई मतलब मैं हूं, मेरे अलावा आई कोई कुछ नहीं ना, मैं ही से पढ़ाता हूं, बाकी पढ़ाता कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं। आई कन्वर्ट्स इनटू वी, WE। जब इसमें कन्वर्ट हो गया मतलब आप अच्छे मैनेजर, आप अच्छे व्यक्ति बन गए हैं, आप अच्छा मैनेजर बन गए हैं, जिसने आपने आई को कन्वर्ट किसमें कर दिया, वी। कोई भी काम किया, मेरी टीम ने किया ये काम, मेरी टीम ये काम करती है, तो वो आप वी जब कन्वर्ट कर देंगे तो वो अंदर क्या आ जाएगा, आपका टीम स्पिरिट आ जाएगी। जब इंडिया टीम मैच जीतती तो कोई नहीं बोलता भाई कोहली मैच जीत गया, भाई कभी कोई बोलता है नहीं, इंडिया वॉन द मैच। पॉइंट समझा रहा है? क्या कहने का मतलब कि आपकी टीम मैच जीत रही है तो टीम में सिर्फ आप ही नहीं थे अच्छा स्कोर कर, जिसने एक प्लेयर सेंचुरी की है सिर्फ वो नहीं, हाँ अच्छा करने वाले को परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाएगा, बट टीम जब पूरी कंट्री की बात आएगी तो इंडिया विन द मैच। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें हमेशा चले अच्छा मेरी टीम ने काम किया, मेरी कंपनी, उससे क्या होगा, बाकी लोगों को लगेगा हाँ भाई हमारी भी इस तरह कंपनी में है, हमारी भी हिस्सेदारी है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई बात बोलता हमेशा बोलता है कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हम लोगों ने मिलकर किया, तो उससे उसका इंक्रीजमेंट हो जाता है। यार बंदा क्या सही बंदा भाई सबकी बात करता है, लेकिन बोलता है नहीं मैंने ही किया, अगर मैं दिमाग लगा तो काम होता ही नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, इसको आपका एटीट्यूड शो होगा, ईगोइस्टिक बोलेंगे लोग आपको, ऐसा नहीं करना। हमेशा कच्चा मैनेजर वो है जो आई को कन्वर्ट किसमें करेगा, वी में। इतना याद रखिए, आपको पॉइंट समझ आएगा ये, ठीक है। तो टीम को लेकर चलेंगे तो आप अच्छे से गोल अचीव कर सकते हैं। और किसी भी चीज को कामयाब बनाने के लिए हमने मैनेजमेंट की मीनिंग में चीज सीखी थी कि अकेला व्यक्ति कभी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, उसको एक टीम चाहिए, एक वर्क फोर्स चाहिए, ताकि अपना काम वो पूरा कर सके। जैसे हमारे बात कर लेते हैं, अभी हमारे पूरे ऑल द वर्ल्ड ही चल रहा है, कोविड-19 प्रॉब्लम आ गई है, वायरस फैल गया है, अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब इसके लिए क्या एक ही व्यक्ति काम करे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, दुनिया लगी हुई है, हर एक कंट्री लगी हुई है, हर कंट्री के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कोई वैक्सीन तैयार कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई नए नए प्लांट्स बना के दे रहे हैं, उनको इक्विपमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं कि भाई ये चीज वेंटिलेटर्स बनाया जाइए। कि हर एक कंपनी, हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से योगदान दे रहा है, कोई पीएम केयर्स फंड में अपना डोनेशन दे रहा है, कोई अपने जो लेबर वर्क है उनको खाना खिला रहा है, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति कर रहा है। अब सब लोग मिल कर रहे हैं तो कंट्री से हम इस प्रॉब्लम को बाहर कर पाएंगे।
क्यों? सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कई लोग अपने घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग भी देखिए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर से आपको वीडियोस सेंड कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? हमें लगता है कि हम घर पे रहेंगे तो भाई अभी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो किसी सर्विस में अभी नहीं है, तो हम सर्विस में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने जो घर में रहें तो हम लॉकडाउन का पालन करें, तो हम भी अपने से क्या दे रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मतलब जब हम सारे मिलके काम करेंगे तो ही किसी भी चीज को हम आसानी से हरा सकते हैं और किसी भी चीज से अच्छे रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फ्योल। इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सब्जेक्टिव में रखिएगा, मतलब इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे ये प्रिंसिपल खाली पेपर में आगे आने, नो, इनको आप सोचिए कि क्या रियल लाइफ में प्रिंसिपल्स काम करते हैं या नहीं करते। जैसे बॉल ऊपर जाती है नीचे आती है, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स है, लॉ परफेक्ट है ना। वैसे जो आज मैंने आपको पढ़ाया ये भी कभी सोच के देखिए, सारे के सारे रियल लाइफ में अप्लाई होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये किसने दिए आपको? हेनरी फ्योल ने। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। होप सो कि आपको सब स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इसमें लेक्चर मैंने आपको दिया जो मेन टॉपिक था बड़े समझ आया होगा, और कोई भी आपको पॉइंट इसको रीडिंग अब इतना समझ लिया है, आप उसको रीड पक्का करिए। अपने टेक्स्ट मटेरियल जो भी आपके पास है, टेक्स्ट मटेरियल से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो पॉइंट क्लियर ना हो उसको वीडियो को रिवाइज बैक कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, उसको अच्छे समझिए। जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए उनको फोकस करिए। एग्जाम्पल सामने रखेंगे तो आप लिखने में इजी हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे आपको भूलेगा नहीं। और दूसरी बात, जब आप कल को बीकॉम करेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स से बीबीए करेंगे, फिर रिपीट होगी, क्योंकि मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर फिर आएगी आपकी, और तब आपको लगेगा ओह ये तो मुझे आते हैं, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका एक मोटिवेशन लेवल, एक अच्छा एटीट्यूड हो, मुझे तो आता है ये चीज, मैंने समझा होगा, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दैट इज द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फ्योल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें अब और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की हो, चाहे बिजनेस स्टडी, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, और अदर फील्ड स्टडी भी हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो इसलिए जिन जिन स्टूडेंट्स को ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, वो सब्सक्राइब भी करें। साथ में नंबर 2, ये वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि हमारा अभी कंट्री पूरी तरह से लॉकडाउन में है, तो जो बड़े सारे स्टूडेंट्स अभी बाहर नहीं जा पा रहे पढ़ाई के लिए, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उन सबको ये सेंड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें और अपने स्टडीज अच्छे से इंप्रूव कर सकें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। और शिट